हाय। चैप्टर 3, क्लास 9, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये जो चैप्टर है ये बहुत लोगों को परेशान करके रखे है, ठीक है। चलो आज इसको चैप्टर को खत्म कर दें। और एक चीज़ और देखो यार कि ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है ना कि इसको एक वीडियो में समेट पाना शायद बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो कम से कम 2 वीडियो हम लोग ला रहे होंगे। जो पहली वीडियो है इसमें हम सारा का सारा बैकग्राउंड कवर करेंगे, ठीक है। और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम हिटलर का राइज, कैसे वो पावर में आया, ठीक है, कैसे उसने क्राइम्स किए और जो उसको क्राइम्स थे कैसे उनको कंसिडर किया गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम 2 वीडियो में देख रहे होंगे। आज के बैकग्राउंड से आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी एकदम। सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो भी वर्ड हैं सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको वैसे ही जैसे मैं क्लास में बताता आया हूँ अभी तक, छोटे बच्चों की तरह हाथ बाँध के बैठ जाना है, ठीक है? कानों में ईयरफ़ोन्स डाल लेने हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ़ सुनना है, बस सुनना है आपको ध्यान से, सुनना है और अपना आँखों से देख के समझना है, ठीक है? सुनना, समझना ये 2 काम आपको करने हैं। बस शांतिपूर्वक सिर्फ़ सुनना है। और यकीन मानो ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो, ठीक है? और पूरी उम्र आपके साथ ये चैप्टर चलने वाला है। बहुत कुछ सीखेंगे आप इस चैप्टर से। सिर्फ़ पढ़ने के अलावा, सिर्फ़ पेपर के अलावा आपके जीवन में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं इसको। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है कहानी, एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? हिटलर की? जी नहीं। ये स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 तक के जो भी इंसिडेंट हुए, कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक है? इस देश की कहानी है ये। हिटलर की भी है बट हिटलर के अलावा इस देश की कहानी है। इस देश की मतलब इससे जुड़े हुए हर उस इंसान की, हर सारे लोगों की। और वो क्या सिनेरियो रहा जिसने इन भाई साहब को यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा दिया। ये एडोल्फ हिटलर की फ़ोटो है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एज़ जर्मनी के सोल्जर लड़ा था, ठीक है, लड़ाई की थी। और ये देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जो मेजर जो इंसान था, है ना, जिसकी वज़ह से वर्ल्ड वॉर 2 आप ये कह सकते हैं कि हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो यही थे, ठीक है। तो कैसे एक आम सिपाही एक पूरा वर्ल्ड वॉर बनने का कॉज़ हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूरी स्टोरी हम यहाँ पर देखेंगे। और ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड है 1914 से लेके 1918 तक। यहाँ से लेके 1939 से लेके 1945 तक। यहाँ तक की कहानी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो कोई कहे हिटलर की कहानी है, जी नहीं। ये 2 वर्ल्ड वॉर के बीच का जो सिनेरियो रहा है, क्या सीन रहा है, जर्मनी की कहानी है, पूरे देश की कहानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बहुत कुछ ट्रेलर दिया गया है और ट्रेलर में देखो जैसे कि ये बात समझ आई ना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है हमारा 1914 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है 1945 में और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है 1914 में। ये भी 4 साल चला और ये भी 4 साल चला, ठीक है, दोनों। अब समझो यार, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस किस के बीच में हुआ? एक तो थी अपनी कौन सी, ये देखो, एक थी अपनी सेंट्रल पावर, ये पूरा ग्रुप था। और एक अलाइज पावर, ठीक है। सेंट्रल में कौन कौन से आते थे? तो सेंट्रल में आता था आपका जर्मनी। और यकीन मानो ये वॉर में डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, और ओटोमन एम्पायर। इसको आप क्या मान सकते हैं? इसको आप टर्की मान के चलो, ठीक है। टर्की के नाम से याद करो। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब अलाइज पावर देख ले कौन कौन सी थी। तो अलाइज पावर देखो, अलाइज पावर में कौन था? सबसे पहले तो था, कौन कौन था? देखो ब्रिटेन, अब दिख रहा होगा क्लियरली, ब्रिटेन था आपका, आपका फ्रांस था, है ना, रशिया था, ठीक है। और एक देश ने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी, वो बताऊंगा मैं कौन सी थी, ठीक है। तो अलाइज पावर में ये लोग थे और सेंट्रल पावर में ये लोग थे, ठीक है। जीता कौन? जीते ये लोग, ठीक है। अभी तो सर आपने कहा था जर्मनी डोमिनेट कर रहा था, जी हाँ। जर्मनी इनिशियली डोमिनेट करता रहा, ठीक है। जर्मनी के पास अच्छे सैनिक थे, बहादुर सैनिक थे, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो जर्मनी है ना वो एनसीईआरटी के अंदर इंपीरियल जर्मनी के नाम से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोनार्कियल रूल था, ठीक है, राजा का शासन था, ठीक है। तो इस वजह से उसको इंपीरियल जर्मनी बोला गया था, क्योंकि उस टाइम पे डेमोक्रेसी नाम की कोई ऐसी चीज़ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट थी नहीं। तो बेसिकली सब वहाँ पे राजशाही चलती थी। अब मैं आपको इनके कुछ दिखा दूँ। यूरोप का आप मैप देखिए पहले तो, ये देखिए, दिख रहा है? यहाँ देखो, यहाँ आपको ये देखो, आप पहले आप सेंट्रल पावर्स देखिए, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये थे आपके सेंट्रल पावर्स, ठीक है। अब आप वो पावर्स देखिए कौन से, जो अलाइज थे, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटिश और रशिया। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी है, ठीक है। यूएसए कहाँ है? इस साइड का यूएसए, ठीक है। उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी वॉर में, ठीक है। अब ये लोग जब लड़ रहे थे तो क्या हुआ कि भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनका यूरोप कवर हो रहा है पूरा पूरा। अब यूरोप कवर होगा और इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा। और वॉर चल गया 4 साल तक, 4 ईयर्स तक।
एक छोटी सी लड़ाई में आपकी रिसोर्स इतना खर्च, रिसोर्स मतलब आपका पैसा खर्च होता है ना, आपको आपको एक स्ट्रेस का माहौल रहता है, आपके घर में स्ट्रेस का माहौल रहता है, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग मरे, क्योंकि ये तो नेशंस के बीच का वॉर है ना, तो कितने सारे लोग मरे, कितना पैसा खर्च हुआ, मतलब इनका जो रिसोर्स का डिप्लीशन है वो एकदम अंधाधुंध तरीके से हुआ, ठीक। दोनों तरफ के, दोनों ग्रुप्स में, जो मैं दोनों बोल रहा हूँ ना, यानी सेंट्रल पावर, लाइफ पावर, दोनों का ही जो रिसोर्स है ना, एकदम खत्म होने की कगार पे रहा, ठीक है। अब अल्टीमेटली एक टाइम आया और ये लोग डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। 1914, 1915, 1916, इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा। 1917 में आते हैं आपके कौन, 1917 में आता है आपका यूएसए, ठीक है। यूएसए मारता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब भाई देखो 3 साल से ये ग्रुप लड़ रहा था, ये ग्रुप लड़ रहा था, इनके तो सैनिक थक चुके थे, बट डिसाइड तो इसने किया ना आके कि कौन जीतेगा, तो यूएसए आया, यूएसए ने जाकर डिसाइड किया, और यूएसए मिल गया किसके साथ, इन लोगों के साथ, अलाइज पावर के साथ, और अल्टीमेटली जर्मनी हार गया, ठीक है। अब जर्मनी हार गया तो वहाँ के राजा को पावर छोड़नी पड़ी, राजा चला गया। अब वहाँ की जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना, कुछ लीडर्स होते हैं ना कि हम फर्स्ट नाम से आ जाएंगे भैया, पहले हमारी बात सुनो, अब बड़े बुजुर्ग जो आ गए उस देश के, वो लोग आए और उन्होंने बोला कि अब हम एक पार्टी बनाएंगे, इसको बोलेंगे वेमर रिपब्लिक। भाई कोई ना कोई तो चाहिए ना, कुछ लीडर्स तो चाहिए ना गवर्न करने के लिए नेशन को। राजा चला गया, नहीं तो वहाँ पर मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों के बीच में, ठीक है, कितना मैस क्रिएट होगा। तो इस वजह से जो कुछ उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने वेमर, एक जगह है वहाँ पर एक वेमर रिपब्लिक नाम से मान के चलिए पार्टी शुरू कर दी, ठीक है। वेमर रिपब्लिक गवर्नमेंट आई, ठीक है, और उसने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसने बोला कि अब जो जर्मनी होगा वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। फेडरल क्या होता है, फेडरल होता है सर पावर का डिवीजन बिटवीन दी स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। जैसे आप इंडिया के अंदर अगर देखेंगे तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यानी यहाँ पे जो इस पावर बटी हुई है सेंटर में भी और स्टेट में भी, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर सेंट्रल के पास है, ठीक है, मतलब पावर्स का डिवीजन हो रखा है ना भाई। कुछ पावर आपके स्टेट के सीएम के पास भी रहेगी, कुछ पावर्स आपके पीएम के पास भी रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर जर्मनी ने फॉलो किया कि हम लोग फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि वेमर रिपब्लिक इन लोगों के ऊपर थोप दी गई, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसने मांग की थी भाई कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, किसने कहा था हमें लोकतंत्र चाहिए, ठीक है। अब मेरा राजा का शासन था वो सही चल रहा था, ठीक। तो इन लोगों को वेमर रिपब्लिक वहां से ही पसंद नहीं आई। एक ये तो एक बहुत छोटा सा रीजन है कि वो लोग उसको नापसंद करते थे। इसके अलावा और क्या रीज़न थे? इसके अलावा रीज़न ये थे कि अब जब जर्मनी अल्टीमेटली हार गया, तो उसका जो राजा था उस टाइम का, केसर विलियम सेकंड, वो भाग गया, उसको पावर छोड़नी पड़ी, ठीक है। नेशनल असेंबली मिली वेमर में, और वेमर रिपब्लिक बनाई इन लोगों ने। कब? 1990 में। आपको डेट्स याद रखनी है भाई, ठीक है। सारी कहानी कनेक्ट करके चलिए, कहानी कनेक्ट करोगे तो चीज़ें जल्दी समझ पाओगे। अब और इसने बोला वेमर रिपब्लिक ने कि ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन कुड वोट फॉर द रीच स्टैग। रीच स्टैग याद कर लेंगे भाई, ये वाला वर्ड, इसको, ये जर्मन पार्लियामेंट का वर्ड है, ठीक है। इसको जर्मन पार्लियामेंट को ही रिचस्टैग बोलते हैं। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, रशिया का जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा बोला जाता है, ठीक है, डूमा। तो वैसे ही जर्मन के पार्लियामेंट को रिचस्टैग बोला जाता है, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे कि जो जर्मन्स थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, मैनी जर्मन्स डिसलाइक दी वेमर रिपब्लिक। इसके रीजन अभी हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है, सारे रीजन समझेंगे। अब देखिए, जर्मनी वॉर में हार गया, ठीक है। वॉर में हारने के बाद देखो यार, एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। ट्रीटी क्या होता है सर? देखो, जब दो लोगों के बीच, मान के चलो आपके और आपके कोई दुश्मन विरोधी पार्टी जो है ना, उसके बीच में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के बाद भाई, लड़ाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल दम मैं तो आप मरेंगे या वो मरेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो लड़ाई के बाद कॉम्प्रो हो जाता है। जो छोटे छोटे जो बदमाशी, नए नए जो बदमाश बनते हैं हाल फिलहाल में, तो वो लड़ते हैं, फिर उसके बाद उनका कॉम्प्रो होता है। कॉम्प्रो होता है ना, वो कॉम्प्रो को ही ट्रीटी बोलते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको भैया गुस्सा आ गया, आप गए और आपने उसके स्कूटी की हेडलाइट फोड़ दी। अब उसके बाद आपको पता है, अब हुई आप लोगों के बीच लड़ाई और आप हार गए। अब जब आप हार गए, तो जब कॉम्प्रो होगा, तो वो जो सामने वाला है, वो डोमिनेट होकर कहेगा कि इसने मेरी स्कूटी का कांच फोड़ दिया, है ना, अब मैं पैसा लूंगा इससे, ठीक है। अब जब कॉम्प्रो हो रहा होगा, आप हार भी चुके होगे, तो आपको पैसा देना भी पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। वही सेम सिचुएशन बनी वहां पर कि जब जर्मनी हार गया, अब जब ये लोग हार गए, तो इन लोगों को ऑब्वियस सी बात है, कुछ इन लोगों के ऊपर दोषारोपण लगाए गए, ठीक है। तो एक ट्रीटी हुई, ठीक है, शांति समझौता जिसको बोलते हैं, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1919 में, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में एक बहुत बेइज्जती भरी पीस ट्रीटी थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, इस मैप को आपको ध्यान से समझना है और देखना है। ये जो मैप है ना, इसमें देखो जर्मन एम्पायर इतना बड़ा है, ऑस्ट्रिया हंगरी देख रहे हो, ठीक है, ओटोमन एम्पायर देख रहे हो। अब इसके बाद जस्ट जो मैं मैप दिखाऊंगा ना, वो देखो, ये देखो, यहाँ आप देख सकते हो कि जर्मनी का ये वाला जो पार्ट था ना, देख ले लिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी का किंगडम देखिए आप, बांट दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको बड़ा लॉस, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया इन लोगों का, ठीक है, जर्मनी का। और लॉस किस टर्म्स में हुआ वो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे,
देखो कनेक्ट करो स्टोरी को, क्या क्या हुआ था देखो इधर पे, एक सेकंड रुको, ये देखो यहाँ कनेक्ट करो स्टोरी को, ठीक है भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी, अभी अभी यहीं पे याद करना है, इसी क्लास के अंदर सब कुछ चीजें। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला, 1918 में ये लोग हार गए, डिफीट ऑफ जर्मनी, ठीक है। 1919 में बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, बात क्लियर, ठीक है। और 1919 में ही क्या हुई, ट्रीटी, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई, ठीक है। ओके अब देखते हैं, अब ट्रीटी को कैसे ह्यूमिलेटिंग बोला गया वो समझना है, ये देखो, अब देखो भाई, अब अगर यहाँ पे जो ट्रीटी है वो कब हुई 1919 में, और राजा तो चला ही गया है, तो कौन साइन करेगा इस ट्रीटी को, वेमर रिपब्लिक करेगी, ऑब्वियस सी बात है, अब ये हार तो चुके ही है, साइन तो करनी ही पड़ेगी ट्रीटी, ठीक है, तो कौन साइन करेगा, वेमर रिपब्लिक साइन करेगी। और वेमर रिपब्लिक पहले ही लोगों को नापसंद आ रही थी स्टार्टिंग में, मतलब सबका मुंह बन गया था, अरे यार किसको ले आएगी लोग, ठीक है। और ऊपर से फिर उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी। अब ट्रीटी में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो आप देखेंगे ना तो आपको भी गुस्सा आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ट्रीटी में था भाई कि जो जर्मनी है उसको अपना 13% हिस्सा हमको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया, इन लोगों को, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए जो जर्मनी है ना, ये देखो एनसीईआरटी में मैप दिया गया है आपके बुक में, वहां देखो जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इतना पूरा एरिया इनको अपना छोड़ना पड़ा। ये पूरा कितना था, 13%, ऐसे मान लो कि जमीन इनको देनी पड़ी। अब ये जमीन तो सिर्फ जाएगी नहीं, इसमें से कुछ पॉपुलेशन भी जा रही होगी, तो वो पॉपुलेशन जाएगी, तो इसके साथ साथ 13% लैंड पे ना 10% पॉपुलेशन चली गई, ठीक है। 75% क्या चला गया, इनका आयरन चला गया, ये इनके मिनरल्स जा रहे हैं भाई, ठीक है, जो इनके पास है, इनके खुद की जमीन में है। 26% कोल चला गया, ठीक, मतलब अंदाजा लगाइए कि भाई इतना सब कुछ ले लिया गया, इनसे छीन लिया गया। अब अल्टीमेटली इससे फर्क किसको पड़ेगा, वहां के आम लोगों को, राजा तो चला गया ना भाई, उनके आम लोगों को फर्क पड़ेगा इन सबसे। और क्या फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हिटलर राइज करेगा, वो हमें देखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये देखिए इनको एक भारी नुकसान हो गया, इतना सब कुछ देने के अलावा इनकी जो जर्मनी की आर्मी थी, बोला गया कि आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, केवल 1 लाख ट्रूप रख सकते हो, मतलब 1 लाख सैनिक रख सकते हो अपने यहाँ पे। और जो राइनलैंड वाला एरिया है ना, राइनलैंड वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है ना जो ये वाला जो एरिया है, इसको डीमिलिटराइज कर दिया गया, मतलब आप यहाँ पर सैनिक नहीं रख सकते हो, हम चाहें तो अपने मिलिट्री ट्रूप्स यहाँ पर उतार सकते हैं, बट आप नहीं रखोगे, जर्मनी से बोला गया, ठीक। और इन सब के अलावा भैया गिल्ट, जो बेइज्जती की गई ना, और ब्लेम कर दिया गया कि जर्मनी ही पूरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम इतना सब कुछ इनसे ले रहे हैं, छीन रहे हैं इनसे ये सब कुछ, इतना सब कुछ। और फिर उसके बाद जर्मनी को 6 बिलियन कंपेंसेशन भी देना था, और ये पता है कैसे, पैसे में नहीं, गोल्ड में। इतने सब के बाद जर्मनी को तो यही लगेगा भाई भारी नुकसान हो गया उनका, बड़े दुख में थे जर्मनी के लोग, ठीक है। अब दुख में थे, और ट्रीटी में साइन किसका था, वेमर रिपब्लिक का। तो अल्टीमेटली इनने इसका दोषी किसको ठहराया, वेमर रिपब्लिक को, कि भैया तुम ही लोग हो नाकारा, ठीक है, सीधी बात है ये, तुम्हारी वजह से ही हमको इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, क्यों करके आए तुम साइन, ठीक है। और इसकी वजह से लोगों के मन में एंगर, गुस्सा, ह्यूमिलेशन, बेइज्जती और रिसेंटमेंट यानी बदले की भावना जाग गई उनके मन में, ठीक है। पीपल ब्लेम दी वेमर लीडर्स फॉर साइनिंग दी ट्रीटी, क्योंकि ये ट्रीटी नवंबर में साइन हुई थी, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज याद रखना, एक एक वर्ड आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। ये जो ट्रीटी है ये नवंबर में साइन हुई थी, इसीलिए वेमर रिपब्लिक को और उनके जो सपोर्टर्स थे, कौन कौन, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, ठीक है, मतलब कुल मिला के जो लोकतंत्र की बातें करने वाले हैं, है ना, कि भैया अब देश में लोकतंत्र आना चाहिए, मतलब लोगों को वोट देना चाहिए, लीडर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए। अरे भाई जो लोग राजा के हिसाब से चलते आ रहे हैं अभी तक, राजा का शासन उनको पसंद भी था, ऐसा नहीं कि वो अपने राजा से ना खुश थे, ठीक है, वो खुश थे अपने राजा से, ठीक है। अब उसके बाद अब जब आप बात करो डेमोक्रेसी की, आप बात करो सोशलिज्म की, है ना, ठीक है, तो इन लोगों को जर्मनी के मन में, जो जर्मनी के लोग थे वो तो पहले से ही गुस्सा थे, तो उनके मन में एक और गुस्से की भावना पैदा हो गई, और उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाते थे और गुस्से में, ठीक है, उनको वेमर रिपब्लिक को और उनके जो सपोर्टर्स थे यानी सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, इनको क्या बोला, इनको बोला गया नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। क्यों बोला जा रहा है नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस नवंबर में साइन हुई है, ठीक है।
वेमर लीडर्स उनको शुरू से पसंद नहीं आ रहे थे, ना वेमर रिपब्लिक पसंद आ रही थी, इसलिए उन सब लोगों को वो जहाँ भी मिल जाते थे ऐसे बोलते थे, देखो देखो वो जा रहा है नवंबर क्रिमिनल्स, देखो वो जा रहा है नवंबर क्रिमिनल, ऐसे उनका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, जैसे 4-6 लोग बैठे हुए हैं जर्मनी के और कोई निकल गया वेमर रिपब्लिक का जो सपोर्टर है, उसको मजाक उड़ा दिया, क्या पता पत्थर सुना दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो उनके ऊपर अटैक भी होने लगे लोगों के ऊपर। अब लोग चाह क्या रहे थे? लोग चाह रहे थे भैया कि अब हमें चाहिए बदला। ठीक है, बदला बदला। उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि सोल्जर्स की लाइफ को उन्होंने ग्लोरीफाई किया, है ना? कि उनको हीरोज़ बताया। वॉर को उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई, वॉर को उपलब्धि बताया कि वॉर होना चाहिए भाई, वॉर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है? और जो सिविलियंस हैं उनको इग्नोर किया गया। ठीक है? अग्रेशन को प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक कल्चर ऑफ वायलेंस पैदा हो गया। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है? लेकिन रियलिटी क्या थी? भले ही सैनिकों को आप मतलब बहुत अच्छा हीरो बता रहे हो, बट रियलिटी देखिए ना, भाई वर्ल्ड वॉर में पता है कैसे लोग रह रहे थे? ऐसे ट्रेंचेस में गड्ढे बना के जो सैनिक हैं वो रह रहे थे। कई-कई दिनों तक। यहाँ पे चूहे भरे पड़े हैं, लाशें बिछी पड़ी हैं लोगों की, है ना? जो मरेंगे वो भी तो यहीं घुस रहेंगे, ठीक है? और अल्टीमेटली ना खाने को मिल रहा है, ना सोने को मिल रहा है और ऐसी लाइफ को इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, ठीक? ये तो हो गया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट क्या था? सोशल इम्पैक्ट था इनकी बड़ी बेइज़्ज़ती हुई, है ना? वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकली इनकी बड़ी बेइज़्ज़ती हुई। जहाँ भी कोई जैसे मान के चलिए किसी और दूसरे कंट्री में जाते थे तो बोलते थे देखो बड़ा नेता बन के आया था लड़ने के लिए और इतनी बुरी हालत है कि अब अपने ही देश में खाने के लाले पड़ चुके हैं इन लोगों के यहाँ। इस तरह से सोशली समाज में भी बेइज़्ज़ती हो गई। इसके अलावा जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया वहाँ पे क्या कि भैया एक तो इनके ऊपर इतना सारा का सारा वो कर्जा लाद दिया गया बाकी देशों द्वारा और बेइज्जती हुई वो अलग और अनएम्प्लॉयमेंट। अब यार इतना सब कुछ उनसे ले लिया गया, इतना रिसोर्स ले लिया गया, तो वहाँ पर एक मतलब बड़ी ही परेशानी भरी स्थिति पैदा हो गई जर्मनी के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये 2 हथियार थे हिटलर के, याद रखना। जब हिटलर पावर में आएगा ना, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को वो अपना हथियार बनाएगा। किस-किस को? अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी वहाँ पर जाग गई और उसकी हिटलर की स्पीचेस में आप ये वर्ड सुनेंगे, लॉस ऑफ प्राइड, ठीक है? तो इसको लौटाने का वादा करता है कौन? हिटलर, ठीक है? और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ये 3 वर्ड का इस्तेमाल बड़ा करेगा हिटलर अपनी स्पीचेस में। आगे देखिए। अब लोग तो परेशान थे ही, गुस्से में भी थे लोग। तो लोगों ने अब वहाँ के जो वर्कर्स थे, तो वहाँ के 2 लीडर्स थे, वर्कर ऐसे समझ लीजिए जो वर्कर यूनियन होता है ना, जो वहाँ के गरीब किसान थे, वर्कर क्लास थी जो, तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एक काम किया जाए, वेमर रिपब्लिक को पसंद आ ही नहीं थी, तो इसको हटाया जाए और सारे के सारे वर्कर भाई जो हम लोग हैं ना, मजदूर लोग हैं, अब हम लोग बैठेंगे सत्ता पे और हम लोग रूल करेंगे, ठीक है? तो उनके लीडर्स कौन-कौन थे? रोज़ा और कार्ल। ये लोग आए, इन्होंने एक रेवोल्यूशन लीड किया और इन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला था वहाँ पर, वहाँ के जो वर्कर्स और पीजेंट ने ज़ार निकोलस की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया था, है ना? वो राजा जो था। इसके बाद वो वर्कर्स काउंसिल बनाई थी लोगों ने। उसी टाइप से ये चाहते थे कि अब हम लोग भी जर्मनी को रूल करें, ठीक है? इसी को बोला गया पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन इन जर्मनी और ये जो टाइम पीरियड था 1919 से 1923 तक, ठीक है? इतनी बात क्लियर? 19 याद रखेंगे, देखिए ये टाइम पीरियड नहीं आपको भूलना है, टाइम याद रखना है, ये देखो ध्यान से, फिर से रिवाइज़ करो एक बार। 1990 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला। 1918 में जर्मनी हार गया, राजा चला गया। 1919 में वेमर रिपब्लिक बनी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई और 1919 से लेकर, ठीक है, 1923 तक क्या देखने को मिला? पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन देखने को मिला, ठीक है? पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था क्या? पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था कि वहाँ के जो गुस्से से भरे हुए लोग थे, उन्होंने अब वर्कर्स काउंसिल बनाने की सोची और ये जो वेमर रिपब्लिक है, उसको उखाड़ फेंकने का सोचा। और वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आए वो देखेंगे। लेट द वर्कर्स रूल जर्मनी थ्रू देयर ओन काउंसिल्स जस्ट लाइक रशिया। जैसे कि रशिया में काउंसिल चल रही थी वर्कर्स की, अब जर्मनी में भी वही काउंसिल रूल करेगी। फैक्ट्रीज बस्ट विद सीक्रेट मीटिंग्स, वर्कर्स विस्पर्ड। क्या बोला गया? क्या खुसफुस कर रहे थे वो? इफ रशिया कैन डू इट, व्हाई कांट वी? और इसी यही जो मूवमेंट है, ये जो रेवोल्यूशन है, इसको बोला गया द स्पार्टिटस लीग, ठीक है? On the night of January 1919, the city of Berlin suddenly exploded with protest. ये देखिए कितने लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर। बिल्डिंग्स को सीज कर दिया गया और रेड फ्लैग्स, लाल झंडे फहराए गए। It felt like revolution was beginning. At the center of it were two passionate leaders, जैसा कि मैंने बताया, और ये लोग डिमांड कर रहे थे राइट फॉर इक्वलिटी एंड कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स, ठीक है? अब क्या हुआ? जो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, वो नहीं चाहेगी ना भाई कि मैं पावर से हटूं और ये लोग आ जाएं, ठीक है? और मतलब इंसर्जेंसी जैसी चीज़ों को वो लोग क्यों ही हैंडल करेंगे? अब ये गवर्नमेंट ने गलती कर दी। ऐसी परेशानी में जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, नई गवर्नमेंट थी और उन्होंने क्या किया? दे स्ट्राइक बैक, दे क्रश्ड द अपराइजिंग, दैट रेवोल्यूशन, एंड बर्लिन वाज साइलेंट अगेन, बट इट वाज अ पेनफुल साइलेंस। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? बिकॉज इन लोगों ने जो उनके लीडर्स थे, है ना, रोजा और कार्ल, इन दोनों को मरवा दिया बाय दी फ्री कॉप्स। फ्री कॉप्स क्या है? जो वॉर वेटरन्स थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो लड़ाई हुई थी, जो सैनिक उसमें लड़े थे, अब वो रिटायरमेंट के दौर पे थे,
तो जो वो सैनिक थे, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ चुके हैं, उनका इस्तेमाल करके और जो स्पार्टेटस लीग है, जो रेवोल्यूशन था, उसको दबा दिया गया और लीडर्स को मार दिया गया। अब आप देखेंगे इतनी भीड़ है भाई, शांत तो बैठेगी नहीं 2 लोग मर जाने की वजह से। अब ये लोग लेकिन और ज़्यादा गुस्सा हो गए और अपनी वीमर रिपब्लिक से और ज़्यादा निराश हो गए, ठीक है, और अब ये दुश्मन बन गए और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसको बोला गया कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ की जो जर्मनी की डेमोक्रेसी थी वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे, है ना? एक दूसरे के ऊपर मतलब आप ये समझिए कि एक दूसरे के ऊपर एकदम उनका ट्रस्ट खत्म हो गया, ठीक है। द सोशल डेमोक्रेट्स हु रैन द वेमर गवर्नमेंट एंड द कम्युनिस्ट बिकेम बिटर एनिमीज। और यही चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? हिटलर भाईजान ने। अभी आगे उठाएगा, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए कंटेम्प्ररी ये सारी चीज़ें चलती जा रही थी एक के बाद एक, ठीक है। अब उन्होंने वो तो दबा दिया। वेमर रिपब्लिक के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, ठीक है। पहले तो उनको लोग पसंद नहीं किया। सबसे पहले तो उन्होंने ट्रीटी साइन करी, लोगों ने पसंद नहीं किया। स्पार्टेटस लीग आई। अब इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस भी हिट किया। अब भाई इतना सब कुछ जब ले लिया गया तो जो जर्मनी था अब वो पैसा तो देने से रह पाया, ठीक है। कैसे दे पाएगा भाई जब उसके पास बचा ही नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने की वजह से मैंने कह रहा था ना फ्रांस बड़ा चटोरा देश है। तो फ्रांस आया, फ्रांस ने इनका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब जैसे मान के चलो अपने इंडिया में कहा है, आपको पता होगा नोएडा है ना, तो नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो वैसे ही इनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, इस वाले रीजन पे कब्जा कर लिया गया जर्मनी के। अब ले दे के बची खुची जो इकोनॉमी का एकमात्र जो सहारा था वही तो था, और वो भी जर्मनी खा गया, जो फ्रांस खा गया, ठीक है। अब यार जर्मनी के लोग बड़े परेशान हो गए, लेकिन इनके कुछ बुद्धिजीवी बेवकूफ, मतलब ऐसे समझिए कि क्या बोलूं, को डिसाइड करना कि इनके कुछ इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने बोला कि काम करते हैं यार, पैसा छाप देते हैं, अपनी कागज अपना इंक छाप दो पैसा, और हम लोग उन वर्कर्स को पैसा दे देंगे, इनका कर चुका देंगे, बोल देंगे पैसे में दे रहे हैं। और उनके मन में ये चल रहा था पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उन बेवकूफ़ों ने जब ये किया तो क्या हुआ कि वहाँ पर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन पैदा हो गई, ठीक है ना? अब आप भी छोटे हो सोचते होगे कि यार अगर इतनी ही गरीबी है तो क्यों ना प्रिंटर में रख के छाप दिया जाए पैसा वैसा, 500 का नोट प्रिंट कर दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो यही सिचुएशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, हर पे इन्फ्लेशन का मतलब होता है मतलब चरम सीमा पर जो महंगाई हो जाती है। ये मान के चलिए आप कि 10 रुपए की चीज़ 10,000 की हो जाती है विद इन नो टाइम, ठीक है। महंगाई इतना बढ़ गई कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक ब्रेड का पैकेट उनको एक डब्बे भर के, एक बैग भर के पैसा ले जाना पड़ा एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। इतनी महंगाई वहां पर हो गई। सोचिए एक ब्रेड की इतनी महंगाई है तो बाकी जो जरूरी एंटिटीज हैं उनके लिए तो क्या क्या होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्राइम बढ़ना और ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं वहां पर, ठीक है। मैंने बताया ना कि 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी पॉवर्टी। इसका बहुत गहरा इंपैक्ट हुआ है लोगों के बीच में वहां पर, ठीक है। अब यार ये कंडीशन देख के ना दुनिया भर को इनके ऊपर तरस आने लगा, ठीक है। तो दुनिया भर जो तरस खा रहा था उसमें से एक ऐसा देश था जिन्होंने इनकी हेल्प करी, यूएसए, वाया डेफ्स प्लान। 1924 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया डेफ्स प्लान और ये बोले कि यूएसए आपको कुछ लोन्स देगा जिनको आप आराम आराम से लौटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। रिपेरेशंस वुड बी रिड्यूस्ड एंड पेड स्लोली, ठीक है। और आपकी जो बाकी जो आप फ्रांस वगैरह को, बर्लिन वगैरह, मतलब जो जो फ्रांस है, जो ब्रिटेन वगैरह, इनको आप जो पैसा दे रहे हो, इनको जो आप कर्ज दे रहे हो, वो भी आप आराम आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यूएसए भाई साहब ने जाके समझाया फ्रांस और बेल्जियम को, बोला देखो यार अपने जो ट्रूप्स हैं ना उनको वापस ले आओ रूट वाले एरिया से, क्योंकि वही तो उनका एकमात्र इकोनॉमी जनरेट करने वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया। आप वहीं पे कब्जा कर लोगे तो भाई कैसे चलेगा उन लोगों का। तो इन्होंने वहां से फ्रांस और बेल्जियम ने इनकी बात मानी और यहाँ से अपने ट्रूप्स को वापस ले लिया, और ये जो रीजन था ये उनको वापस दे दिया कि चलो यार ठीक है, कमाओ पैसा और लौटाओ हमारा। जर्मनी इकोनॉमी स्टेबलाइज, और जर्मनी की इकोनॉमी स्टेबलाइज होने लगी। और ये जो 1924 से लेके 1928 का पीरियड जो रहा, ठीक है, इसको बोला गया गोल्डन पीरियड, ठीक है, क्योंकि वहां पर अब स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आप फिर से रिकॉल करते हैं एक बार, ये देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। 1918 में डिफीट ऑफ जर्मनी, ठीक है। और 1918 में डिफीट के साथ साथ जो उनका राजा था ना, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद 1919 में क्या हुआ, बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। इतनी चीजें यहां तक क्लियर हुई, वेरी गुड। अब 1919 तक ये सब चीजें समझ में आई ना। अब 1919 के बाद 1919 से लेके 1923 तक बताया था। 1919 अब क्योंकि वेमर रिपब्लिक बनी, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हो गई तो लोग परेशान हो गए। तो 1919 से लेकर 1923 तक
इस पीरियड को बोला गया द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, ठीक है, जिसमें विद्रोह की भावना लोगों के मन में आई और ये जो वेमर रिपब्लिक है उसके लिए बहुत गुस्सा नफरत पैदा होती चली गई। फिर उसके बाद 1924 का एक समय आया। अब भाई लास्ट लास्ट तक 1923 में पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद 1924 में तरस खा के यूएसए ने इनको डिफ्स प्लान दिए और 1924 से 1928 तक ये जो पीरियड आया इसको बोला गया गोल्डन पीरियड, है ना। गोल्डन पीरियड क्यों, या इसको हम ये कह सकते हैं द पीरियड ऑफ टेम्पररी स्टेबिलिटी। टेम्पररी क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी 1929 में भैया जो जिसने पैसा दिया, जिसने हेल्प करी, उसके खुद के घर में खाने के लाले पड़ गए। जी हाँ, यानी यूएसए के अंदर जो उनका स्टॉक मार्केट था वो क्रैश कर गया, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड एंड द यूएस इकोनॉमी श्रैंक बाय हाफ, आधी बची भैया। अब जिन्होंने पैसा दिया होंगे खुद के घर में लाले पड़ गए, तो उन्होंने क्या किया, यूएस विड्रू लोन्स, सो जर्मन इकोनॉमी कोलैप्स्ड। अब जो जर्मनी की इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, इन्होंने पैसा लेते ही वो जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। बाय 1932 इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल अप टू 14% ऑफ 1929 लेवल्स, 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड। सबसे जरूरी चीज ये है कि जो लोग हैं ना वो सड़कों पे घूमने लगे गले में वो टैग डाल के कि विलिंग टू डू एनी वर्क। इतनी ज्यादा स्थिति वहां की खराब हो गई। जो मिडिल क्लास, देखो भाई सोशल इफेक्ट क्या हुए कि मिडिल क्लास की तो हमेशा परेशानी मतलब बढ़ती है। मिडिल क्लास हो गया, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, पीजेंट्स यानी आपके जो किसान हो गए, इनकी तो दिक्कतें होती ही होती हैं। इनके अलावा जो वुमेन्स हैं, ठीक है, अब वो फैमिलीज को कैसे खिलाएंगी जब कुछ खाना घर पे आएगा ही नहीं तो, ठीक है। और वहां के लोगों के बीच में होपलेसनेस, मतलब बहुत ज्यादा एकदम, अब सारी उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी थी। और इसके अलावा कुछ दिक्कतें अब ले दे के वो किसकी बजा रहे थे, वो बजा रहे थे वीमर रिपब्लिक की, और ले दे के वो इन्हीं को कोस रहे थे। और उन्होंने कहा कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ डिफेक्ट है, जिसको बोला गया इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन दी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। और बात भी सही है, कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स कौन से थे, दो मेजर डिफेक्ट्स थे। एक तो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज होती थी और कोई भी स्टेबल मेजोरिटी नहीं आती थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था कि मान के चलो अगर पार्लियामेंट में ये टोटल सीट्स है ना, और वहां पर 4 पार्टीज हैं, तो पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी एंड पार्टी डी, तो ये भी 25% का प्रोपोर्शन रहेगा, इनका भी रहेगा, इनका भी रहेगा, इनका भी रहेगा। इस तरह से कोई एक पार्टी पूरा मेजोरिटी में नहीं आ सकती। और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ करती थी, ठीक है। जिसकी वजह से 14 सालों के अंदर, सोच रहा भाई 14 ईयर्स में 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बन गई। भारत मतलब इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो 5 साल के लिए एक कैबिनेट बनती है। कैबिनेट का मतलब है यानी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 5 साल तक रूल करते हैं। और वहां पर एक साल में भी मतलब एक साल तक भी ये कैबिनेट नहीं चल पाई। कुल मिला के ऑन एन एवरेज 239 जो कैबिनेट थी ना, 239 डेज रूल करती थी एक कैबिनेट। यार इतना टाइम तो इंसान को आने में, समझने में, देश की स्थिति में, इन सब चीज़ों में लग जाता है। अब 14 अलग अलग मतलब 14 सालों में 20 अलग अलग कैबिनेट बन गई। तो लोगों के बीच में एक तो वहाँ पर पॉलिटिकल क्यूज बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरी चीज़ वहाँ पर एक आर्टिकल 48 हुआ करता था। आर्टिकल 48 जो पावर देता था प्रेसिडेंट को इमरजेंसी इंपोज करने की, जिसकी वजह से वो बिना पार्लियामेंट के भी खुद के हाथ में पूरा रूल ले सकता था। अब देखेंगे तो आपने क्या कर दिया, अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप की पावर तो किसको दे दी, प्रेसिडेंट को दे दी, है ना। तो यार जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल क्यूज बढ़ गया और बार बार इमरजेंसी लगने की वजह से जो लोग थे ना वो भैया वो समझ गए कि अब सरकार के पास का कुछ है नहीं। अब हमें चाहिए एक राजा, एक ऐसा लीडर जो हमें इस सारी परेशानी से उभार दे। बस बस एक ऐसा जिंदा दिल लीडर कि जो बस जीत ले हमारे मन को, ठीक है, इस गरीबी से, इस परेशानी से बाहर निकाले और बदला, जो बदले की भावना थी ना उनको वो पूरी करनी थी कि अब बस बदला पूरा होना चाहिए, ठीक है। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें पूरी करी किसने, हिटलर ने। और इन चीजों ने रास्ता बनाया हिटलर के लिए। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। इतना लगभग आधे घंटे की ये वीडियो है, जिसमें लगभग लगभग आपका सारा का सारा बैकग्राउंड कवर हो जाएगा। इसके बाद जब आप हिटलर और उसके क्राइम्स देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब हिटलर को हवा मिली कहाँ से इतने आगे तक पहुंचने की, कि कैसे एक आम जो सैनिक था वो इतना बड़ा लीडर बन गया, एक डिक्टेटर बन गया जर्मनी का। क्योंकि जर्मनी के लोग और जर्मन की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो खुद ही आपस में लगी हुई थी लड़ने के लिए, और हिटलर ने इसी का फायदा उठाया और किया डिवाइड एंड रूल, ठीक है। अब देखिए कैसे वो आगे आएगा, ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।